टेंस तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है तो क्या बताएंगे हम? वर्तमान काल की पहचान है वाक्य के अंत में अगर आपको है या है लिखा मिले तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल है। पास्ट टेंस की क्या पहचान है? था, थे, थी इत्यादि शब्द रहे तो हम कह सकते हैं कि पास्ट टेंस है। या फिर वाक्य के अंत में आ, ए या फिर ई का उच्चारण आए तो हम कह सकते हैं वो पास्ट टेंस है। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आए तो हम कह सकते हैं कि वो फ्यूचर टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, वह घर जाता है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। बच्चे शोर मचाते हैं, कौन सा टेंस है? हम सुबह नहीं दौड़ते हैं, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। तो हम जान पा रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसके वाक्य के अंत में क्या है आता है या है। दूसरा, अगर हम भूतकाल की बात करें तो भूतकाल वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ, ए या ई का उच्चारण आता है। जैसे मैं बाजार गया था, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। वह, वे बाजार गए थे, कौन सा टेंस है? पास्ट। थे आया ना। मोहन रोया, मोहन रोया, आ का उच्चारण आ रहा है तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस। मीरा ने एक सुंदर गीत गाया, आ का उच्चारण आ रहा है ना। मीरा ने एक सुंदर गीत गाया, किसका उच्चारण आ रहा है? आ का। गाया, आ का उच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ। वह बाजार गई, वह बाजार गई, किसका उच्चारण आ रहा है? ई का उच्चारण आ रहा है तो ये पास्ट टेंस हो गया। हम समझ पा रहे हैं? क्या कोई बताएगा कि पास्ट टेंस का कोई एग्जाम्पल दे सकता है? बोलो, पास्ट टेंस का कोई एग्जाम्पल दो। कोई एक वाक्य बोलो जो पास्ट टेंस का हो। हम घर जा रहे थे। वेरी गुड। और ऐसे ही अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो वाक्यों के अंत में गा, गे या गी आता है। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह नाचेगी, बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। तो जिन वाक्यों में गा, गे, गी आए और जिनसे किसी कार्य के भविष्य में होने या करने का बोध हो उनको क्या कहते हैं? भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। और मजे की बात है, हर एक काल को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बहुत सुंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हर एक टेंस को चार भागों में बांटा गया, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस प्रकार से हर एक टेंस के चार चार भाग हो गए। तो इस तरीके से 4, 4, 8 और 4, 3, 12 कुल 12 पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट के चारों पार्ट्स को देखें तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट के चार भाग हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि कुल 12 पार्ट्स हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा है, इस काल के वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे वह घर जाता है, देखो इसके अंत में ता है आया है। बताइए, हम पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य देखिए, वे खेलते हैं। और आप एक सुंदर गीत गाते हैं। देखिए इसके वाक्य में क्या आया है, वाक्य की क्रिया के अंत में देखिए ते है ना। वह सुबह उठती है और सूरज पूरब में उगता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, क्योंकि ये सबको पता है सूरज पूरब में ही उगता है। तो सार्वभौमिक सत्य को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन कुछ काउंटर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, कुछ काउंटर एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे यह मेरा छाता है, क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि परिभाषा क्या कहती है, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आना चाहिए। जबकि छाता क्रिया नहीं है, छाता क्रिया नहीं है, तब छाता फिर क्या है? ये एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, या फिर उसको नाउन कह सकते हैं। जबकि क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ना आए, जैसे हंसना, जैसे रोना, जैसे पढ़ना, जैसे लिखना, जिन वाक्यों के अंत में ना आए और जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे अगर इस वाक्य में देखें, वह घर जाता है, यहाँ पे क्रिया क्या है? कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? जाने का काम हो रहा है। कौन सा क्रिया है यहाँ पे? जाना। तो जाना से बन गया जाता। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है ना। तो पढ़ने से क्या बन गया? पढ़ते। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? खेलना। खेलना से बन गया खेलते। तो जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। जबकि यहाँ पर वह आपका कुत्ता है, कुत्ता कोई क्रिया नहीं है, ये फिर है क्या? संज्ञा है या नाउन है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। तो काउंटर एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि कौन से वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और कौन से नहीं। जैसे यह एक कुर्ता है, इसके अंत में भी ता है आया है, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। आप मेरे दाता हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि ये सब संज्ञा या नाउन है, क्रिया नहीं है। अभी एक लड़के ने कहा, क्या सर नाना भी एक क्रिया है? नाना के अंत में भी ना आ रहा है, क्या दाना भी एक क्रिया है? नहीं, तो ये क्रिया नहीं है, क्योंकि नाना या फिर दाना एक संज्ञा है या फिर नाउन है ना। इससे किसी कार्य के करने या होने का बोध नहीं होता है, इससे किसी कार्य के करने या होने का बोध नहीं होता है, इसीलिए क्रिया नहीं है। क्रिया की क्या परिभाषा है? अंत में ना आना चाहिए और किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। हंसना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, नहाना, खाना, चबाना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो आइए अब हम वाक्यों को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। करें कि बच्चों की जानकारी कैसी है। तो कृष्णा, क्या मुझे कोई एक वाक्य बताओगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो? मैं स्कूल जाता हूँ। बहुत सुंदर। सभी तुम बताओ एक वाक्य। वो खेलता है। बहुत सुंदर। वह खाना खाता है। बहुत बढ़िया। हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं। कोई एक वाक्य आप बताओ। वह स्कूल जाता है। बहुत बढ़िया। मैं पढ़ती हूँ।
मैं पढ़ती हूँ। बोलो। खाना खाते। कौन खाना खाते हैं? वह। वह खाना खाता है। मैं स्कूल जाता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम भी बताओ आमना, एक वाक्य। मैं पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लेकिन हम ट्रांसलेट करना शुरू करें, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना शुरू करें। क्रिया को हमने समझ ही लिया है, क्रिया क्या होती है। अब हम समझेंगे कर्ता क्या होता है। कर्ता या सब्जेक्ट, कार्य करने वाले को ही सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है इस वाक्य में कर्ता कौन है? इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? कौन सा? जाने का। और काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। और जाना क्या हो गया? वर्ब। इस वाक्य में कर्ता कौन है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? हम की इंग्लिश वी, वह की इंग्लिश ही। अगर लड़का है, जैसे वह घर जाता है तो ये लड़का है तो ही यूज करेंगे। लेकिन अगर होता वह घर जाती है तो शी का यूज करेंगे, SHE, है ना? SHE, शी का मतलब वह, ही का मतलब वह, इट का मतलब यह, आई का मतलब मैं, वी मीन्स यू मीन्स आप या तुम, और दे मीन्स वे। एक इम्पॉर्टेंट बात, आई वी यू दे को बहुवचन की तरह ट्रीट करते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? प्लूरल। प्लूरल है या फिर बहुवचन। और ही सी इट को क्या कहते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर। ये क्या है? एक वचन या फिर एक वचन। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं हम सब्जेक्ट है। वे खेलते हैं, खेलने का काम कौन कर रहा है? वे। तो वे क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। वे की इंग्लिश दे, है ना? वे की इंग्लिश दे। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि किसी भी वाक्य में अगर हम कौन करके प्रश्न करें तो हम अपने सब्जेक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप एक सुंदर गीत गाते हैं, कौन सा कार्य हो रहा है? गीत गाने। गीत गाने का। तो क्रिया हमारी हो गई गाना, और कौन गा रहा है? आप हो गया हमारा सब्जेक्ट। आपकी इंग्लिश यू। तो आइए अब हम अनुवाद करने के नियमों को जानें। अनुवाद के नियम बहुत सरल है। जिस प्रकार से एक थाली में दाल, रोटी, सब्जी, चावल सब होता है, उसी प्रकार से हम एक वाक्य में सभी चीज़ों को समाहित करेंगे। जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब को हम प्लूरल कर देंगे। जैसे वह घर जाता है, वह की इंग्लिश ही, जाने की अंग्रेजी गो। अब हम जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं। जैसे एप्पल, एप्पल का प्लूरल क्या होगा? एप्पल्स। क्या होगा एप्पल का प्लूरल? बोलो। एप्पल्स। जैसे मैंगो, मैंगो का प्लूरल क्या होगा? है ना? उसी प्रकार से ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब को हम प्लूरल कर देंगे। गो का क्या बन जाएगा? गोज। आसान है। हम पढ़ते हैं, हम की अंग्रेजी वी। वी को इंग्लिश में प्लूरल लिया जाता है, बहुवचन है। वी क्या है? वी क्या है? बहुवचन है। तो जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो यहाँ पे पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड। तो ये सिंगुलर रहेगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, वी रीड। इसी प्रकार वे खेलते हैं, वे की इंग्लिश दे। वे प्लूरल है, खेलने की इंग्लिश प्ले। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा।
दे प्ले। आप एक सुंदर गीत गाते हैं, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। इस प्रकार से हम वाक्यों को बना लेते हैं। जैसे यू प्लूरल है तो वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया, यू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। तो इस प्रकार से हम अनुवाद कर लेंगे। तो आइए हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देख लो भौंक दी। तो आइए हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों से स्वीकारोक्ति की अनुभूति होती है उन्हें हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं या फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब के लास्ट में एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे, यानी बैलेंस बना के रखेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, मैं दौड़ता हूँ, मैं की इंग्लिश आई, दौड़ने की इंग्लिश रन। आई इंग्लिश में सिंगुलर होता है या प्लूरल? प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, इसीलिए वर्ब सिंगुलर ही रहेगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के ही हम इसको छोड़ देंगे। ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। ये बताओ, सीमा दौड़ती है, सीमा सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो दौड़ने की अंग्रेजी रन, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल कर देंगे रन। टेस्टी है, चटपटा, आसान। वे स्कूल जाते हैं, वे की इंग्लिश दे। दे सिंगुलर है या प्लूरल है? और जाने की अंग्रेजी गो। अब दे प्लूरल है तो गो सिंगुलर रहेगा, यानी गो को गो ही लिखेंगे, और जो बाकी चीजें हैं ऑब्जेक्ट फालतू की चीजें वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद आ जाएंगे। गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल आसान है। गो टू द मार्केट, गो टू द स्कूल, गो टू द समवेयर। ओके, जो बाकी चीजें हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को छोड़ के उसको लास्ट में लिखते हैं। वह स्कूल जाती है, वह की इंग्लिश शी होगा, चूंकि ये लड़की है। जाने की अंग्रेजी गो, ये सिंगुलर है तो गो क्या हो जाएगा? गोज। कहाँ जाती है? टू द स्कूल। टेस्टी, आसान है। मीना और राधा नाचती है, मीना एंड राधा, मीना एंड राधा। मीना एंड राधा एक वचन है कि एक से अधिक लोग हैं? बहुवचन है ना। और नाचने की अंग्रेजी डांस, तो डांसेस होगा कि डांस होगा? केवल डांस होगा, क्योंकि इसको हम सिंगुलर ही रखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। ऐसे ही मीना मैदान में दौड़ती है, मीना क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, रन्स इन द। अरे आप लोग तो बहुत होशियार हैं। इन द। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाना हमने सीख लिया, और इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ होमवर्क दे दें और आप लोग बनाकर लाएंगे, ठीक है? ओके, ये रहा आपका होमवर्क। वह हंसती है, वह कक्षा में पढ़ता है, हम दौड़ते हैं, आप गाते हैं, रमेश और राजेश क्रिकेट खेलते हैं, वर्षा होती है। यहाँ पे देखो वर्षा होती है, वर्षा को हम एज ए सिंगुलर लेते हैं, और चूंकि सब्जेक्ट यहाँ पे ठीक से स्पष्ट नहीं है तो यहाँ पे इट का यूज होता है। इट रेन्स,
इट रेन्स। और इस तरीके से हमारा मनोज फल बेचता है, वे सब्जियां खरीदते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, बच्चे शोर मचाते हैं। इस तरीके से ये आपका होमवर्क है, आप करके लाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपने मन से भी कुछ हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बना सकते हैं और उनका अनुवाद करने का प्रयास करें। जो हम अनुवाद नहीं कर पाएंगे उनके विषय में हम कल चर्चा करेंगे और उनको हम कल ट्रांसलेट करेंगे।